नमस्कार मित्रों, मैंने ठाना है आपको नेट पास कराना है। इसी क्रम में जो टेस्ट सीरीज हम लोग अपलोड करते आ रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को इजीली मेरे अकाउंट से मिल जाएगी। आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर स्वयं सॉल्व करें और उसके बाद मेरे द्वारा यहाँ जो चलाई जा रही टेस्ट सीरीज है उसकी वीडियो आंसर की से मिलान कर ले। ऐसी अनगिनत टेस्ट सीरीज हम लोग चलाएंगे। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं, आपको नेट क्रैक करने का तरीका सिखाएं। प्रश्न संख्या 6, जिसे हम लोग, चूंकि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि इस टेस्ट सीरीज को हम लोग आप लोगों के लिए बर्डन ना हो, इसलिए टुकड़ों में बांटकर चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने जो 10 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है उसे 2 टुकड़ों में बांटकर आप लोगों के सामने ला रहा हूं। तो यह टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर चल रहे हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना जाना चाहिए। देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा है, आज पुनः कह रहा हूं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की थीम क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन की थीम पुनः पढ़िए, निम्न में से किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना जाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, यह अपने उत्तरों के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर भी इसके 2 हिस्से बनते हैं। पहला, यह प्रश्न यह कहना चाहता है कि विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा एक अनिवार्य भाग होती है और सभी लोग इससे सहमत हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा वास्तव में विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य भाग होती है। लेकिन अब इसने इस प्रश्न के अंदर हमारी कल्पना शक्ति को डाल दिया है और ये कह रहा है कि किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना जाना चाहिए। इमेजिन करना है हमें। अब ये इमेजिन करने के लिए हमें जो चीजें वास्तव में मालूम करनी है वो ये कि निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो उस उत्तर के अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की, स्वास्थ्य अनुदेशक। अब हमें किसे नहीं मानना, तो सबसे पहले इनकी परिभाषा पता होना चाहिए। सभी चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य एक कॉमन शब्द है, बस उसके साथ कुछ और उपनाम लगा दिए गए हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्वास्थ्य अनुदेशक। अनुदेशक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर कौन होता है, वह जो विद्यालय में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जानकारी या सूचनाएं बच्चों को प्रोवाइड कराता है। वर्तमान में समस्त सरकारी और सीबीएसई गैर सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य के लिए सूचनाएं देने का, अनुदेशन का, इंस्ट्रक्शन का सारा काम जो है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के द्वारा अलग अलग विद्यालयों में संपादित कराया जाता है। तो इसका मतलब सभी स्कूलों के अंदर एक एक फिजिकल टीचर होता है। तो एक एक फिजिकल टीचर होता है तो वह स्वास्थ्य अनुदेशक का काम करता है। इसका मतलब स्वास्थ्य अनुदेशक या ऑप्शन ए विद्यालय की स्वास्थ्य शिक्षा का या कार्यक्रम का अंग होता है। ऑप्शन 2 के ऊपर आइए, ये कह रहा है स्वास्थ्य पर्यवेक्षण। स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, देखिए, अनुदेशक जो होता है वह अपने 1 या 2 साथियों के साथ एक टीम बनाकर क्लास बाय क्लास जाता है और क्लास बाय क्लास जाकर बच्चों के स्वास्थ्य को चेक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस पुट अप करता है ऑप्शन ए के अनुसार कि आपको ये वियर नहीं करना, नाखून काट कर आने हैं, बाल आपको सीधे रखने हैं, ब्रश करना है। जब ये काम फॉलोअप पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, फॉलोअप मतलब दिए गए आदेश की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये काम फॉलोअप पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये फॉलोअप पता लगाने के लिए वो एक टीम बनाकर एक सुपरविजन के ऊपर निकलता है। क्लास बाय क्लास चेक करता है, कभी प्रेयर के अंदर चेक करता है, कभी
विद्यालय की छुट्टी होने के समय पर चेक करता है। तो अनुदेशक ही पर्यवेक्षण का काम करता है। इसका मतलब विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम जो चलाता है अनुदेशक, वो व्यक्ति ही पर्यवेक्षण का काम भी करता है। तो ऑप्शन ब भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश स्वास्थ्य पर्यवेक्षण अनिवार्य तौर पर मानी जाएगी। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन स के ऊपर। तो देखिए ऑप्शन स क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वास्थ्य सेवाएं। सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज। तो सर्विसेज, स्कूल तो स्वास्थ्य में स्कूल तो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें डायरेक्शंस दिए जाते हैं। जब उन्हें ये कहा जाता है कि आप विद्यालय अनिवार्य तौर पर ओपन कर रहे हैं, आप स्कूल की मान्यता ले रहे हैं, तो विद्यालय के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। विद्यालय के अंदर ऐसा एक ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए जो फर्स्ट एड की सेवाएं प्रोवाइड करा सके। मैक्सिमम जो विद्यालय है वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये अपने डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के कार्यक्रम के अंदर हेल्थ एजुकेशन को बहुत डीपली पढ़कर आए होते हैं। तो ये लोग ही हमारे विद्यालय के अंदर इन चीज़ों को संपादित कर लेते हैं। इसलिए जब विद्यालय में स्वास्थ्य का अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आ गया, उसने अपनी टीम बनाकर सुपरविजन किया। तो सुपरविजन करने के बाद अगर किसी बच्चे के चोट लगती है, वो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको सेवा ही दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी सही है। अब बचा कौन सा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण। ठीक है, इस उत्तर के ऊपर हम लोग आते हैं। जैसा कि लगभग क्लियर हो चुका है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर भी हमने एक बार शुरू में ही कही थी कि जब भी हम प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे तो इतनी गहराई से उसका अध्ययन करेंगे कि कभी भी आप लोगों से कहीं गलती होने के चांस ना रहे। और यही मेरा प्रयास है कि जिससे आप लोग सफलता के पैमाने चढ़ें, सफलता आपके कदम चूमे। तो देखिए अंतिम ऑप्शन द की तरफ हम आते हैं। अंतिम ऑप्शन द क्या कह रहा है, ये कह रहा है इससे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन द पर आइए। अब ऑप्शन द कह रहा है स्वास्थ्य प्रशिक्षण। एग्जैक्टली, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने का काम कौन करते हैं, एक्सपर्ट लोग। ट्रेनिंग कौन देता है, एक्सपर्ट लोग। कोच ट्रेंड होता है तो वो खिलाड़ी को ट्रेंड करता है, ना कि खिलाड़ी कोच को ट्रेंड करता है। तो प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा बड़े बड़े सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर। प्रशिक्षण दिया जाएगा एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण के महाविद्यालयों के अंदर, ना कि किसी सामान्य विद्यालय में। सामान्य विद्यालय के अंदर तो उस विद्यालय का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या फिजिकल एजुकेशन टीचर सबसे पहले एक अनुदेशक का काम करेगा, फिर अपनी टीम बनाकर पर्यवेक्षण करेगा कि बच्चों ने इसको फॉलोअप किया या नहीं किया। अगर किसी के चोट लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह सर्विस प्रोवाइड कराएगा। लेकिन प्रशिक्षण देने का काम किसका होता है, प्रशिक्षण देने का काम एक्सपर्ट का होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 द, मतलब विद्यालय की स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश। ट्रेनिंग देना विद्यालय का काम नहीं है। ट्रेनिंग देने का जो काम है वह एक्सपर्ट्स का है, जो बड़े बड़े चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर बैठते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। ये कह रहा है वेट जैकेट ऑब्लिक आयरन शूज पहनकर जंप ऑब्लिक रनिंग किस व्यायाम का उदाहरण है। वेट जैकेट, आयरन शूज पहनकर जंप ऑब्लिक रनिंग किस व्यायाम का उदाहरण है। तो देखिए वेट जैकेट क्या होता है, एक जैकेट होता है जिसके अंदर आयरन की या सैंड्स की जो एक परत भरी होती है और उसके अंदर 1 केजी 2 केजी 5 केजी वेट पहनाकर एथलीट को दौड़ाया जाता है। आयरन शूज आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए जूते होते हैं जिन्हें एथलीट के पैर में लपेटकर और उससे जंप करने के लिए या रनिंग करने के लिए कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस व्यायाम का उदाहरण है। तो देखिए इस प्रश्न से एग्जैक्टली स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम प्रश्न के अंदर ही क्रैक नहीं कर पाते। उसके लिए अनिवार्य तौर पर उसके ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके ऑप्शन है गति व्यायाम, प्रतिस्पर्धा व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम, निचले उपांग व्यायाम। और इसे सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए गति व्यायाम। देखिए गति व्यायाम स्पेसिफिक, ये स्पीड ट्रेनिंग के व्यायाम होते हैं। और स्पीड ट्रेनिंग के व्यायाम कौन से होते हैं, स्पीड ट्रेनिंग के व्यायाम जो होते हैं उन स्पीड ट्रेनिंग के व्यायाम के अंदर स्पष्ट तौर पर शॉर्ट रन्स,
एजिलिटी रन्स, एसिलेशन रन्स, इस तरह की रन्स आती है। 10 मीटर की रनिंग, 30 मीटर की रनिंग, जिगजैग रनिंग, इस तरह की रनिंग आती है जिससे गति डेवलप हो सके। अब चूंकि यहाँ वेट जैकेट या आयरन शूज पहना जा रहा है तो इससे गति डेवलप नहीं होगी, बल्कि यह मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने का व्यायाम कहलाया जा सकता है। तो सीधा सीधा यह गति व्यायाम के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन बे के ऊपर आइए। ऑप्शन बे देखिए, व्यायाम का एक विशेष उदाहरण होता है जिसे प्रतिस्पर्धा व्यायाम कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा व्यायाम क्या होता है? ऐसे व्यायाम जिन्हें आने वाले कंपटीशन, जिसे क्या कहा है? प्रतिस्पर्धा। आने वाले कंपटीशन को फोकस में रखते हुए खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में उत्थान कराने के लिए, उछाल लाने के लिए कराया जाता है। तो ऐसे व्यायाम प्रतिस्पर्धा व्यायाम कहलाते हैं। ये व्यायाम मुख्यतः उस गतिविधि के ऊपर आधारित होते हैं जो गतिविधि कंपटीशन के अंदर अपनाई जाएगी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक वेट लिफ्टर है तो वेट लिफ्टर को ओवरवेट ट्रेनिंग कराई जाएगी। ओवरवेट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल क्या है? ओवरवेट ट्रेनिंग के अंदर जब एथलीट एक बैरियर को तोड़ देता है, बैरियर क्या होता है? उसका ऑप्टिमम लेवल। अगर उसने ऑप्टिमम लेवल को तोड़ दिया तो उसे उस ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर और कहा जाता है कि 5 या 10 किलो एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। तो ये इसका एक तरह से ओवरवेट ट्रेनिंग कहलाती है। तो कॉम्पिटिटिव व्यायाम क्या होता है? कॉम्पिटिटिव व्यायाम होता है प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता को डेवलप करने वाले व्यायाम प्रतिस्पर्धा व्यायाम कहलाते हैं। तीसरा आइए, विशिष्ट व्यायाम। ऑप्शन से क्या कह रहा है? विशिष्ट व्यायाम। अब विशिष्ट व्यायाम क्या होते हैं? देखिए, विशिष्ट व्यायाम की बड़ी सादा सी परिभाषा है। जब हम लोग वार्म अप करते हैं तो वार्म अप करने के अंदर दो तरह के व्यायाम आते हैं, एक सामान्य व्यायाम, दूसरे विशिष्ट व्यायाम, सिंपल एक्सरसाइजेज और स्पेसिफिक, जिन्हें जनरल या स्पेसिफिक भी कहा जाता है। तो जनरल व्यायाम क्या होते हैं? जनरल व्यायाम होता है सामान्य तौर पर जो हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वो सब स्पेसिफिक के अंदर ना आकर जनरल व्यायाम के अंदर आता है। सभी खेलों के अंदर सामान्यतः दौड़ा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, सामान्यतः स्ट्राइड्स लगाई जाती है। ये सब जो है ये सामान्य व्यायाम के अंदर आता है। अब इसके बाद विशिष्ट व्यायाम क्या होता है? देखिए, विशिष्ट व्यायाम वार्म अप का वो हिस्सा होता है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी क्रिकेट का है या कोई खिलाड़ी फुटबॉल का है। फुटबॉल के अंदर दो तरह के खिलाड़ी हुए, एक सामान्य खिलाड़ी जो मैदान में खेलते हैं, दूसरा एक विशिष्ट खिलाड़ी जो गोलकीपर होता है, गोल पर खड़ा रहता है। अब जब सभी का जनरल वार्म अप हो गया तो अन्य खिलाड़ी जो है वो अपनी अपनी बॉल के साथ फॉरवर्ड ड्रिबलिंग करेगा और जो डिफेंडर है वो शूटिंग का काम करेगा। इसके अलावा गोलकीपर अपनी गोलकीपिंग से संबंधित स्किल्स को करेगा। ये विशिष्ट व्यायाम कहलाते हैं। हैंडबॉल का खिलाड़ी जंपिंग का व्यायाम करेगा, वॉलीबॉल का प्लेयर जो है वो स्मैशिंग के व्यायाम करेगा। तो कहीं भी ये पता नहीं लगता कि ऐसे विशिष्ट व्यायाम के अंदर वेट जैकेट या आयरन शूज पहनकर किया जाता हो। ये तो वार्म अप का हिस्सा होते हैं। तो ये भी जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन के रूप आइए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन सीधे से कह रहा है निचले उपांग व्यायाम, और यहीं ये खारिज हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि उसने कहा है वेट जैकेट। तो वेट जैकेट तो निचले उपांग पर पहना ही नहीं जाता है, जैकेट तो सदैव अपर बॉडी के ऊपर आता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन ऊपर के बचे थे, जिसमें से हमने बताया कि गति व्यायाम तो चूंकि स्पेसिफिक स्पीड बढ़ाने के होते हैं, प्रतिस्पर्धा व्यायाम कंपटीशन को ध्यान में रखकर खिलाड़ी की मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने वाले होते हैं, और विशिष्ट व्यायाम वार्म अप का भाग होते हैं। तो तीनों ऑप्शन में से सबसे सटीक उत्तर जो है वो है प्रतिस्पर्धा व्यायाम, क्योंकि प्रतिस्पर्धा व्यायाम के अंदर खिलाड़ी क्या करता है? अपनी मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने का काम करता है, और वेट जैकेट या आयरन शूज पहनकर जंप या रनिंग करना सीधा मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने का व्यायाम है, जो कि कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज प्रतिस्पर्धात्मक व्यायाम की कैटेगरी के अंदर आता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा व्यायाम। प्रश्न संख्या 8 के ऊपर आते हैं। रिसर्च की यूनिट से लिया गया प्रश्न है। बहुत टफ होते हैं ऐसे प्रश्न। वैसे विषय अपने आप में ही एक टफ है रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, लगभग अधिकांश प्रश्न इसी यूनिट में से गलत होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर थोड़ा सा आपने ऐसे प्रश्नों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया,
50% आपने रिसर्च मैथोडोलॉजी को पढ़ लिया, 50% अपने ब्रेन को यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो रिसर्च मैथोडोलॉजी के प्रश्न होते हैं, इनमें प्रश्न के अंदर ही सार छुपा होता है, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही अपने आप में किसी चीज के ऊपर थॉट को, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो देखिए ये कह रहा है शोध प्रतिवेदन, शोध प्रतिवेदन हिंदी में, जिसे अंग्रेजी में इसने क्या कह दिया है, रिपोर्ट। तो देखिए बेसिकली प्रतिवेदन जो शब्द होता है वह रिपोर्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहां हम लोग शारीरिक शिक्षा में रिसर्च मैथोडोलॉजी विषय पढ़ते हैं, तो यहां उसने उस प्रतिवेदन के साथ एक शब्द जोड़ दिया है जिसे कहा है शोध प्रतिवेदन। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जिसके लिए रिसर्चर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्च की रिपोर्ट। क्लियर है? अगर आपने यहां ऐसे इसको क्रैक कर लिया बड़ा आसान हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, रिपोर्ट बेसिकली प्रतिवेदन को कहते हैं, किसी भी चीज की हो सकती है। प्रतिदिन जो चौराहे पर सिपाही खड़े होते हैं वो अपने प्रतिदिन की रिपोर्ट देते हैं, प्रतिदिन ऑफिस में काम करने वाले लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं। यहां इसने किस रिपोर्ट की बात करी है, शोध की। एक ऐसी शोध जो विद्यार्थी किसी विषय विशेष के ऊपर संपादित कर रहा है। तो देखिए यहां ये चीज आ गई है, तो प्रश्न का आधा हिस्सा अपने आप ही सॉल्व हो गया कि का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोध सउद्देश्य होती है, जिस भी विषय के ऊपर शोध की जाती है वो एक रिसर्च का टॉपिक पहले विद्यार्थी को दिया जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर पहले अपने विचार कलेक्शन लाएं और फिर उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी संपूर्ण रिसर्च को संपादित करें। तो देखिए अगर आप प्रश्न को समझ गए तो उत्तर यही सॉल्व हो गया। शोध प्रतिवेदन मतलब उस शोध को जिसको विद्यार्थी विशेष विषय के ऊपर कर रहा है। मान लो मैं फुटबॉल का कोच हूं, तो मैं एक रिसर्च का विषय उठाता हूं, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑन गवर्नमेंट फुटबॉल अकेडमी जोधपुर स्पोर्ट्स पर्सन और फुटबॉलर्स ऑन वेरिएबल थॉट्स और वेरिएबल इश्यूज। मैंने इस रिसर्च को संपादित किया और इसकी जब संपादित कर लूंगा तो उसकी रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी। अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। मतलब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट आप देते हो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समझ में आया आपको? रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट आपने सबमिट करी है उसका उद्देश्य क्या है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद की रिपोर्ट की बात कर रहा है, पहले की नहीं। यही हम लोग चूक कर जाते हैं। ठीक है, समझिए इसको। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये शोध के बाद की रिपोर्ट मांग रहा है। तो रिपोर्ट मांग रहा है तो ऐसे प्रश्न को क्रैक करने से पहले हमें रिपोर्ट की परिभाषा को पढ़ना पड़ेगा कि वास्तव में रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या होता है, तभी आप शोध विषय जैसे प्रश्न को सॉल्व करवाए में, अदरवाइज गलत हो जाते हैं। ये प्रश्न सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, सर्वाधिक गलतियां विद्यार्थी इन्हीं में ही करते हैं। तो देखिए रिपोर्ट की परिभाषा एक तरह से एक आम बोलचाल की भाषा की परिभाषा पहले हम लोग, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो हम लोकल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं वो मैं पहले बता दूं। रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी ऐसी बात का लिखित या मौखिक हिसाब देना। लिखित या मौखिक, ध्यान देखिएगा। अगर मैं टेलीफोन से, मैं ऑनर हूं, मैं आपसे टेलीफोन पर पूछ रहा हूं कितना सेल हुआ, आप मुझे बता देंगे कि सर 10,000 का सेल हुआ, मौखिक रिपोर्ट। शाम को मैं शॉप के ऊपर आया और मैंने आपसे कहा ठीक है लाइए, कितने का कलेक्शन हो गया, कि सर जब तक आपको फोन किया था तब तक तो 10,000 की सेल थी, अभी 20,000 हो गई है, तो बताइए कौन कौन सी कितनी कितनी चीजें बिकी है। सर फलाना आइटम इतना गया, फलाना इतना गया, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो रिपोर्ट लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो किसी ऐसी बात का लिखित या मौखिक हिसाब देना जो किसी ने जांची, सुनी, संपादित की हो या देखी, सुपरवाइज की हो। जो किसी ने जांची तो होती है, दुकानदार के पास ग्राहक आया कि सर मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है मेरे पास इसके 10 पीस हैं, आप 2 पीस ले जाइए। सुनी, मैंने ये बात सुनकर अपने मालिक को रिपोर्ट कर दी। संपादित, मैंने ये सारा कंडक्शन किया, ये सारा एक तरह से मैंने लेन देन का सौदा किया। ये संपादन ही तो क्या है, व्यापार को बढ़ावे के लिए। और देखी, सुपरवाइज की हो सकता है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लग रहा हो, मैं झूठी रिपोर्ट दूंगा तो वो कैमरा जो है मेरी गलती को पकड़ लेगा, मेरी चोरी को पकड़ लेगा और मुझे बता देगा। तो रिपोर्ट होती है जो किसी ऐसी बात का लिखित या मौखिक हिसाब जो किसी ने जांची हो, सुनी हो, संपादित की हो या देखी है, सुपरवाइज की हो। ये तो आम बोलचाल की भाषा में होती है। तकनीकी परिभाषा क्या है उसे हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। तकनीकी परिभाषा कहती है एक रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, एक रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो विशिष्ट चुने हुए दर्शकों,
देखिए की पॉइंट है, आपके रिसर्च जैसे विषय को सॉल्व कर देगा ये, अगर आप ऐसे प्रश्नों को समझ जाएंगे। एक रिपोर्ट एक दस्तावेज है, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं? सदैव लिखित। क्लियर हुई ये चीज? डॉक्यूमेंट सदैव कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई हमारी कि डॉक्यूमेंट सदैव लिखित होते हैं। जो विशिष्ट चुने हुए दर्शकों विशिष्ट चुने हुए, आप सारी दुनिया की रिपोर्ट नहीं दे सकते। आपका जो एक पर्टिकुलर दायरा है, जैसे हमने अभी दुकान का एग्जांपल लिया, इस दुकान के एग्जांपल में हमने बता दिया कि हमने उस दुकान के दायरे में जो जो लोग आए उनकी रिपोर्ट शाम को दे दी, और एक सउद्देश्य के लिए एक संगठित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करती है। पुनः सुनिएगा इसको। एक रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो विशिष्ट चुने हुए दर्शकों और एक सउद्देश्य, जैसे मैंने अभी दुकान का उदाहरण दिया, दुकानदार का उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना, सेल आउट करना के लिए एक संगठित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करती हो। शाम को जब दुकानदार गया तो उसके दुकान के ऊपर जो भी काम करने वाला है उसने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में दे दिया, इतनी जीन्स बिकी, इतनी कमीज बिकी, इतनी शर्ट बिकी, इतने जूते बिके, एक फॉर्मेट बना रखा है, ये इस कंपनी की इतनी इतनी बिकी। तो देखिए ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है, और समझिएगा इसको। पुनः बार बार आपसे कह रहा हूं, नेट जैसे विषय क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शब्दों का खेल है सारा। कि एक रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो विशिष्ट चुने हुए दर्शकों और एक सउद्देश्य के लिए एक संगठित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करती है। क्लियर? तोड़ दी थी मैंने परिभाषा को, आप भूलिएगा मत, नेट क्लियर करना है इस बार आपको। अब सुनिए, अब इस रिपोर्ट का ये तो तकनीकी परिभाषा हो गई। अब रिपोर्ट जैसे इसने कहा दस्तावेज है, जबकि हमने अभी लोकल बोलचाल की भाषा में क्या बात करी थी कि मौखिक भी हो सकती है। तो देखिए यही ये परिभाषा का सारांश ये भी कहता है, कभी कभी रिपोर्ट के सारांश मौखिक भी वितरित किए जा सकते हैं। कभी कभी टेलीफोन पे मांगा, मौखिक ही जाएगा, ठीक है, पर पूरी रिपोर्ट लगभग हमेशा लिखित में ही होती है। मतलब फाइनल रिपोर्ट आप अगर कंपाइल करोगे तो वो सदैव कैसी जाएगी? वो राइटिंग डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के अंदर ही जाएगी। समझिएगा, ऐसे प्रश्न नेट में बहुत गलत होते हैं। इस प्रश्न को बार बार वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा, जो मैंने कही है इन शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। तो जहां तक मुझे यकीन है, यहां तक की परिभाषा से आप मेरी ख्याल से प्रश्न का उत्तर निकाल चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने सारी बात कर ली है। हम रिपोर्ट को कंपाइल करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कब देनी है हमको? लास्ट में। तो इस ऑप्शन में जो भी काम सब लास्ट में आ रहा है वो आपको चूज करना है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए तो चलिए ऑप्शंस को क्रैक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है शोधकर्ता को उपाधि प्राप्त करने योग्य बनाना। शोधकर्ता को उपाधि प्राप्त करने योग्य बनाना। रिपोर्ट शुरू में दी है, लास्ट में? लास्ट में दी है। तो जब रिपोर्ट हमने लास्ट में दी है, काम ही सारा खत्म हो गया, तो शोधकर्ता को उपाधि प्राप्त करने योग्य क्या बनाना? अब तो उसको केवल उपाधि देनी है। अगर उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो ही तो आप उपाधि दोगे। तो उपाधि तो सदैव काम के बाद दी जाती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? योग्य बनाना। योग्य कब बनाया जाता है आदमी को? जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं, हमको कोई काम आता नहीं है, और आता नहीं है तो हम उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करें। लेकिन आप समझ गए हैं कि रिपोर्ट हमने कब संपादित करी है? एटलीस्ट सबसे लास्ट में करी है। तो पहला ऑप्शन इसका उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी, शोध प्रकाशन द्वारा ज्ञान प्रकाश कराना। ये थोड़ा ठीक हो सकता है, क्योंकि शोध का जो प्रकाशन होता है, रिसर्च की पब्लिशिंग जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि इस रिसर्चर ने जो काम किया है, इस स्कॉलर ने जो काम किया है, इस शोध करने वाले विद्यार्थी ने जो काम किया है, इससे पूरी दुनिया को ये पता लगे। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही है कि किस तरह से इसका जो है एंटीडोट बनाया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन हम फिर से बात करेंगे, हमने प्रश्न की मूल थीम के ऊपर आइए आप। प्रश्न की मूल थीम क्या कह रही थी? प्रश्न की मूल थीम ये कह रही है कि शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शोध प्रकाशन द्वारा ज्ञान प्रकाश कराना। शोध प्रकाशन द्वारा ज्ञान प्रकाश कराना। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है? रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट रिपोर्ट एग्जैक्टली सेज। तो ये क्या कह रहा है? शोध को पब्लिश करने का उद्देश्य क्या है? शोध को प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रकाश कराना। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये रिपोर्ट के बारे में बात ना कर शोध को प्रकाशित करने का उद्देश्य बता रहा है। इसका उद्देश्य तो सही है, लेकिन इसका उद्देश्य रिपोर्ट का नहीं है। इसका उद्देश्य शोध को प्रकाशित कराने का उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटेड है। समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को अपनी वॉल पे जरूर शेयर कर लेना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। ऐसे हजारों वीडियो लाऊंगा आप लोगों के बीच में, नेट क्रैक करा के मानूंगा।
मैंने ठाना है नेट पास कराना है। ऑप्शन से के ऊपर आइए। ऑप्शन से ये कह रहा है एक विचार एक तथ्य कुलक का संचार करना, और ऑप्शन द कह रहा है विषय विशेष में शोध प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो देखिए पहले ऑप्शन से को समझिए। ऑप्शन से क्या कह रहा है? एक विचार एक तथ्य कुलक का संचार करना। एक विचार, एक थॉट, यही तो थॉट होती है। जब हम लोग रिसर्च करने जाते हैं, शुरू में हमको एक विषय दिया जाता है। वो विषय क्या है? वो विषय आपको अलॉट की गई या आपकी इच्छा से चूज की गई एक थॉट है। उस थॉट के ऊपर आपको क्या करना है? एक तथ्य कुलक का संचार करना। तथ्य क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं। फैक्ट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटाज होते हैं जो वास्तविक रूप से आप लोग करते हैं। तथ्य कभी झूठा नहीं होता है। तथ्य फैक्चुअल रिपोर्ट होती है जो आप मौके पर जाकर मुआयना करते हैं, जिस तरह से पुलिस करती है। यही हम लोग रिसर्च में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उन डाटा कलेक्शन का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको संपादित करने के बाद अपने गाइड को हम लोग सौंपते हैं और वो चेक करता है। तो देखिए एक विचार, एक थॉट जो हमने शुरुआत के अंदर ली थी, मेरा विषय ये है। एक तथ्य, उसके ऊपर मैंने फैक्ट्स कलेक्ट करना इकट्ठा किया। कुलक का संचार करना। कुलक का मतलब होता है बंडल। बंडल का मतलब जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च कभी एक पन्ने की नहीं होती है। रिसर्च बहुत 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 एनलार्ज होती है और उसके अंदर हम बहुत सारे तथ्यों के ऊपर बहुत सारे जब प्रयोग करते हैं और तब बहुत सारे प्रयोग करते हैं तो एक रिपोर्ट संपादित करते हैं, उनका बंडल कहलाता है। कुलक का संचार करना। संचार मतलब रिसर्चर ने अपने स्कॉलर ने गाइड को अपनी रिपोर्ट सौंपी, गाइड ने उसको पब्लिश करने की परमिशन दी और उसको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी, वो मार्केट के अंदर आई, तो ये कम्युनिकेशन ही तो हुआ। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। द की तरफ देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन से हमने क्लियर कर लिया है। और फिर मैं आपको बता दूं, एक विचार क्या था? वो थॉट जब रिसर्च शुरू की गई थी। एक तथ्य कुलक क्या है? तथ्य है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो फैक्ट के आधार पर हो। कुलक क्या है? बहुत सारी रिपोर्ट्स का बंडल। का संचार क्या है? एक से दूसरे और दूसरे से मार्केट तक उस रिपोर्ट को जाना या उस शोध का प्रकाशन होना। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में आया हो या ऑप्शन 4 आप क्लियर करना चाहते हो तो बहुत जल्दी से मैं ऑप्शन 4 क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन 4 कह रहा है विषय विशेष में शोध प्रतिरुचि उत्पन्न करना। विषय विशेष में जो भी गाइड ने विषय अलॉट किया है, शोध प्रतिरुचि। एक जब बार बार अगर वो गाइड रिसर्चर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स गाइड को देता रहेगा तो उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। देखिए मजबूरी में कोई काम नहीं कराया जाता है, ये उसकी बाध्यता है। रिसर्च डिग्री लेना, गाइड से डिग्री लेना, इसलिए उसको ये काम करना ही करना पड़ेगा। अब वो रुचि से करेगा तो ये काम सरल हो जाएगा, गैर रुचि से करेगा तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरेट की उपाधि के लिए अप्लाई उसने किया था, ना कि गाइड ने। इसलिए ये ऑप्शन आंशिक रूप से ठीक है, लेकिन सबसे सर्वाधिक सटीक ऑप्शन कौन था? इस प्रश्न का उत्तर क्या था? एक विचार एक तथ्य कुलक का संचार करना। 9वां प्रश्न टेस्ट और मेजरमेंट की यूनिट से है, और ये यूनिट भी अपने आप में बहुत जटिल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत वाइड और बहुत लेंथ वाले टॉपिक्स हैं। लेकिन अब ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सही उत्तर के बारे में नहीं पूछा, इसमें एक जैसे 2 सही उत्तरों के बारे में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी भी टेस्ट की कौन सी 2 विशेषताएं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर संबंधित होती है? किसी टेस्ट की कौन सी 2 विशेषताएं? तो देखिए सबसे पहले यहीं पर हम लोग क्लियर करेंगे। एक टेस्ट की 6 विशेषताएं होती है, किसी भी एक जिसको आइडियल टेस्ट कहा जाता है, इसे टेस्ट का क्राइटेरिया कहा जाता है। और इस टेस्ट के क्राइटेरिया की 6 स्पेशल जो हम लोग कहते हैं टेस्ट सिलेक्शन के कि कौन सा टेस्ट चूज करना, उसके 6 क्राइटेरिया होता है, इन्हें उनकी विशेषताएं भी कहते हैं। अब ये कह रहा है किसी टेस्ट की कौन सी 2 विशेषताएं, मतलब 6 में से 4 विशेषता इसने दे दी और पूछ रहा है कि कौन सी 2 विशेषता, फंसाने का काम कर रहा है। एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर संबंधित होती है। अब बताइए राम का श्याम से और घनश्याम से क्या नाता है? ये इस तरह के प्रश्न है। नाते वाले जो प्रश्न आते हैं ना रीजनिंग के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रामू की मौसी के चाचा का लड़का का दोहिते का बेटा आपका क्या लगा। प्रश्न को ही ऐसा घुमा दिया, रामू की चाचा के मौसी के लड़के का दोहिता आपका क्या लगा। अब आप सोचते रह जाते हैं कि रामू के चाचा के लड़के की मौसी से मेरा रिलेशन क्या है और उनका दोहिता जो है उसके फादर मेरे क्या लगते हैं, मेरे फादर उनके क्या लगते हैं, और ऐसे प्रश्न को ऐसे घुमा देते हैं। बड़े टिपिकल प्रश्न होते हैं जहां पर 2 उत्तर एक साथ सही पूछे जाते हैं। और अंतर संबंध वाले, अंतर संबंध ये रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर होता है। रिलेटिविटी की थ्योरी के अंदर आपको गुणात्मक आंकड़े जो हैं वो प्रस्तुत करने होते हैं।
तो उत्तर सुन लीजिए पहले। ये कह रहा है पहला तो है विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है वैधता और चौथा है स्पेसिफिसिटी। अब इन चारों को इसने आपको दे तो दिया है, लेकिन इसने देखिए तीन जो ऑप्शन है वो तो हिंदी में डाला है, चौथा अंग्रेजी में डाल दिया, और ये घुमा फिरा के और फंसाने के काम इसने हमारे सामने किए हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि किसी भी टेस्ट की कौन सी दो विशेषताएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अंतर संबंधित है। तो हमें सबसे पहले इन विशेषताओं को क्लियर कर लेना है कि इन विशेषताओं की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए पहला इसने दिया है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता टेस्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया में सबसे अंतिम नंबर पर आता है। अंतिम का मतलब ये नहीं है कि ये दोयम दर्जे पर होता है। जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक ट्रिक होती है सनोवर की, जिसके अंदर हम लोग SANOVR एक ट्रिक बनाते हैं, स्पेसिफिक, एक्यूरेट, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रियलिस्टिक या रियलिज्म, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये ट्रिक बन जाती है जिससे हम लोग याद करते हैं। एग्जाम में पूछता है। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि निम्न में से कौन सी जो है वो किसी टेस्ट के सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, और इन तीन के साथ एक गलत ऑप्शन डाल देता। तो सबसे पहले हम लोग विश्वसनीयता की बात करते हैं, जिसे रियलिज्म, रियलिस्टिक्स, रियलिज्म भी कहा जाता है। तो देखिए एक टेस्ट कब विश्वसनीय माना जाता है, वो कहता है परिभाषा इसकी कि समान परिस्थितियों में यदि एक ही टेस्ट को लिया जाए तो परिणाम हर बार एक जैसा आना चाहिए। समान परिस्थिति, यूसेन बोल्ट ने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, दोनों बार उसको आइडियल कंडीशंस थी, दोनों बार वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर वही एक जैसा ट्रैक, वही ऑडियंस थी, न कोई हवा चल रही थी, न कोई विपरीत प्रभाव था। तो यूसेन बोल्ट को इसीलिए तो 2 बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा कि पहले भी उसने 9.59 और फिर दोबारा 9.58। इसका मतलब उसका परिणाम जो है वो औरों से इसलिए बेटर था क्योंकि पहले भी वो रियलिस्टिक था और आज भी रियलिस्टिक था। इसीलिए तो कोई भी टेस्ट, आप आज कोई टेस्ट मंडे को ले रहे हैं उसी ट्रैक के ऊपर, और जून का महीना चल रहा है और अगले वीक में वो टेस्ट ले रहे हैं फिर से जून के महीने में ही, तो पिछली बार और इस बार अगर टेस्ट का परिणाम एक जैसा आता है तो हम उस टेस्ट को रियलिस्टिक मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूसेन बोल्ट एक बार तो दौड़ा था 16 सेकंड में और एक बार दौड़ा 9 सेकंड में, दोनों तीनों पांचों बार उसने एक जैसा परिणाम प्रस्तुत किया, तब जाकर हम लोगों ने उसको एक दर्जा दिया रिकॉर्ड का। दूसरा कहता है वस्तुनिष्ठता, इसे ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये जो अभी आपके सामने प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जब किसी चीज के, मान लीजिए देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की मैं पहले ये आपको क्लियर कर दूं कि आजकल मोस्टली सारे एग्जाम्स जो हैं वो सब्जेक्टिव क्यों नहीं होते, ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं। देखिए सब्जेक्टिविटी आपकी थॉट को बाहर निकालती है, आपके विचार क्या है, आप व्यक्ति कैसे हैं, कैसा लिखना जानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, अगर आपने बहुत सारा पढ़ा है, आप विद्वान है, आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं वो बात है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आएगा, सब्जेक्टिव आया दीपावली पर निबंध लिखिए, किसी ने कैसा लिखा, किसी ने कैसा लिखा और किसी ने कैसा लिखा, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया कि दीपावली किसकी याद में या किस भगवान की पूजा में मनाई जाती है, राम, रावण, हनुमान, सुग्रीव। जिसको भी आता होगा, जिसने पढ़ा होगा, वो तुरंत क्या करेगा, उस पर लिखेगा राम, टिक करेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या सभी जांच एजेंसियां या भर्ती एजेंसियां कहती हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति ने अगर पढ़ा है और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए और अगर उसने पढ़ा है तो वो एक सही ऑप्शन को उसमें से ढूंढ के निकाल लेगा। अगर उसने पढ़ा है तो और नहीं पढ़ा है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को या ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं को सब्जेक्टिव से ज़्यादा अच्छा दर्जा दिया जाता है। कभी इसके ऊपर विस्तार से एक चर्चा लूंगा। तो ये कहता है कि टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है समानता, एक जैसा। टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी के आधार पर एक ही प्रश्न के जब कई उत्तर हो तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है, जो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया परिभाषा के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन कहता है वैधता। अब वैधता को वैलिडिटी, वैलिडिटी भी कहा जाता है, वैलिडेट। देखिए वैलिडिटी के कई पैमाने हो सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम अपने दूध वाले को वैलिडेट करते हैं और थैली का दूध डिस्कार्ड करते हैं। कहीं हम लोग किसी मिठाई वाले को वैलिडेट करते हैं कि नहीं, इसका तो जो है माल बहुत अच्छा है, इसमें तो मिलावट की गुंजाइश हो ही नहीं कह सकती। तो ऐसे कैसे टेस्ट के लिए वैलिडिटी का क्या परिभाषा है। देखिए ये कहता है कि जिस उद्देश्य से मापन किया जा रहा हो, टेस्ट मेजरमेंट, जिस उद्देश्य से मापन किया जा रहा हो उनमें उन्हीं उपकरणों व क्रियाओं का प्रयोग हो जो वैध हो। अगर आपको टाइम मापना है तो आप स्टॉप वॉच का प्रयोग करेंगे, ना कि मोबाइल का।
आप मोबाइल का प्रयोग करें और मोबाइल से फिंगर क्विक करने में अगर 0.2 सेकंड में निकलता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है इतनी देर में। अब आपको अगर मापन करना है लॉन्ग जंप का तो आप एक स्पेसिफाइड फीते का प्रयोग करेंगे, ना कि कदमों से नाप लेंगे। तो इसे वैलिडिटी कहा जाता है, मतलब उन उपकरणों का प्रयोग करना जो मानक हों, तभी टेस्ट को एक सही और उचित दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा अंतिम आता है स्पेसिफिटी, जिसे कहा जाता है विशेषता। अब ये तो बड़ी सीधी सी परिभाषा है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए या किस क्रिया के लिए फिट है। अगर मुझे रनिंग के लिए कोई टेस्ट लेना है तो मैं कूपर टेस्ट लूंगा। अगर मुझे स्ट्रेंथ के लिए कोई टेस्ट लेना है तो मैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लूंगा। अगर मुझे स्पीड के लिए कोई टेस्ट लेना है तो मैं 30 मीटर एक्सेलरेशन टेस्ट लूंगा। ऐसे ही मैं कुछ भी अपने मन से उठाकर नहीं डाल दूंगा। तो ये चारों चीजें तो हमने क्लियर कर ली। अब आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। ऑप्शन ए और बी, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो देखिए अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो देखिए वस्तुनिष्ठता की एक बात है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार ये होता है कि हम लोग अगर भूलवश ऑप्शन मिलाना भूल जाते हैं तो हम लोगों की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सीक्वेंस अगर हम लोग भूल गए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर हमने मान लीजिए 10 नंबर की जगह 11वें पर टिक कर दिया तो पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। तो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता का टेस्ट के संदर्भ में अंतर संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वस्तुनिष्ठता और वैधता, ऑप्शन बी और सी, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो देखिए अब वस्तुनिष्ठता क्या कहती है? वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के अंदर बहुत कम चांसों के अंदर 100 में से 100 नंबर कोई भी आदमी लाया जाता है, कोई भी व्यक्ति 100 में से 100 नहीं ला पाता। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यही पैमाना होता है, किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देख लेना। और वैधता क्या कहती है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अगर आप 100 में से 100 नंबर लाओगे तो हम आपको वैलिडेट मानेंगे, ये कोई पैमाना नहीं होता। तो वस्तुनिष्ठता और वैधता का भी आपस में ज्यादा संबंध जो है वो अच्छा नहीं है। अब ये कहता है ए और सी, विश्वसनीयता और वैधता, ये सटीक आंसर है। जो चीज विश्वसनीय होगी वही वैध होगी, घी उसी का बिकेगा जिसमें मिलावट नहीं होगी। टेस्ट वही विश्वसनीय माना जाएगा जो वैध होगा। इसलिए आगे के प्रश्नों के ऊपर हम गौर ही नहीं करते, आगे के ऑप्शन के ऊपर हम गौर ही नहीं करते। और इसका सही उत्तर क्या है? ए और सी। आज की सीरीज को आपको देखने के बाद अगर लगा हो कि हमें इन सीरीज को वीडियो लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए और बीच बीच में सिलेबस भी मैं कवर कराता रहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मुझे क्या करना है आपके लिए। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना ना। मैंने ठाना है नेट पास कराना है। आपका भरत। अंतिम प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का, और सुमिलित करो जो प्रश्न आते हैं ये बड़े टिपिकल आते हैं। एक भी ऑप्शन अगर आपको मिलने से चूक गया, आपका पूरा प्रश्न गलत हो गया। देखिए होने में तो ये एक प्रश्न है, लेकिन ये 4 प्रश्नों का समावेशन है। तो अब इसके ऊपर हमें बड़ा, वैसे ये जो आज का ये जो प्रश्न सुमिलित करो है ये बड़ा साधारण सा लग रहा है, मुझे ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत लग नहीं रही कि आप लोगों को इसमें दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि ये प्रश्न ये कह रहा है, ये कोई स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड है नहीं, फिजिकल एजुकेशन का है नहीं, लेकिन ये कहें तो आपकी जो रिसर्च की यूनिट से हो सकता है। एग्जैक्टली ये रिसर्च की यूनिट से है। अब ये कह रहा है कि 4 तरह के इसने पद दिए हैं, पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी और निरीक्षक। ये 4 तरह के लोग जो होते हैं वो किन किन संस्थाओं के अंदर हो सकते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पष्ट करूं, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं और उस अनुभव के आधार पर मैं इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता हूं। तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए। अस्पताल के अंदर कार्यालय अधीक्षक भी होता है और पर्यवेक्षक भी होता है, निरीक्षक नहीं होता है, अधिशासी अधिकारी नहीं होता है। शिक्षा विभाग के अंदर इन तीनों 4 पदों में से केवल एक पद होता है, कार्यालय अधीक्षक। तो देखिए ये यहाँ शिक्षा विभाग में पर्यवेक्षक नहीं होता, अधिशासी अधिकारी नहीं होता, निरीक्षक नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है? कार्यालय अधीक्षक पद होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी के साथ ऑप्शन 2 किस उत्तर में है। बी के साथ 2 उत्तर ऑप्शन आ रहा है से और द में, फिर कंफ्यूज हो गया, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो चीज क्लियर हो गई है हमारी कि बी कार्यालय अधीक्षक शिक्षा विभाग में पाया जाता है। तो ए और बे ऑप्शन गलत है, ए और बे ऑप्शन गलत है। से और द के बारे में केवल हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमने ये बिल्कुल पकड़ लिया है। इसके बाद आता है अधिशासी अधिकारी, इसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है और ये निकाय में पाया जाता है, ना तो अस्पताल में होता है ना शिक्षा विभाग में, लेकिन निकाय सरकारी विभाग भी हो सकता है। तो अब देखिए जहां ऑप्शन सी के साथ 3 और 4 मिल रहा है वो उत्तर सही हो सकता है। तो ए और बे के ऊपर तो हमको जाना ही नहीं है, से और द के ऊपर आइए।
से और द में ये फिर से 3 और 4 दोनों में मिल रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो देखिए अब आप और आइए नीचे, निरीक्षक, निरीक्षक सरकारी विभाग, एग्जैक्टली इंस्ट्रक्टर जो होते हैं अस्पताल में इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, अस्पताल इंस्ट्रक्टर होता है अनुदेशक, ठीक है। शिक्षा विभाग में अनुदेशक नहीं होता है, निकाय में तो अनुदेशक का पद होता ही नहीं है, केवल सरकारी विभाग में होता है। तो अब से और द के अंदर से और द, क्योंकि ये तीनों चारों सरकारी विभाग हैं, तो सरकारी विभाग हैं तो सरकारी एजेंसी जो होती है स्पेसिफाइड करेगी कि निरीक्षक कहाँ जाएगा निरीक्षण करने के लिए, बॉयलर निरीक्षण है या वो कहते हैं हम लोग सिस्टम निरीक्षण है। तो देखिए जहां डी से 4 मिल रहा है, से और द में डी से 4 मिल रहा है ऑप्शन द पर, तो इसका सही उत्तर है निरीक्षक पर्यवेक्षक पाएगा अस्पताल में, कार्यालय अधीक्षक पाएगा शिक्षा विभाग में, अधिशासी अधिकारी पाएगा निकाय में, और निरीक्षक पाएगा सरकारी विभाग में। और इसका सही उत्तर निकल के आया है 1 2 3 4। एबीसीडी से कौन सा मिल गया, एबीसीडी से 1 2 3 4, और सही उत्तर इसका द है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा दबा के, लाइक कीजिएगा दबा के, सब्सक्राइब कीजिएगा दबा के, और मुझे हौसला देना। ऐसी 1000 टेस्ट सीरीज में आपके बीच में लाऊंगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और किस तरह से क्या क्या चेंजेस करने हैं, ताकि मैं सुधार करूं आपके लिए। आपका भरत सिंह गुर्जर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। मैंने ठानी है, नेट पास करानी है।